आपका अवचेतन मानसिक अवरोध कैसे हटाता है। अगर आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट न दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं। समाधान समस्या के भीतर ही होता है। हर सवाल में इसका जवाब निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास जवाब है और यह आपको वह जवाब अभी बता रही है, लेकिन आपको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब आप इस नए मानसिक नज़रिए को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर की रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान सुझा रहा है, तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। आश्वस्त रहें कि इस तरह का मानसिक नज़रिया आपके सभी कामों में व्यवस्था, शांति और अर्थ लाएगा। किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें। हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी हैं। आदत हमारे अवचेतन मन का कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा था, जब तक कि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित नहीं हो गए। फिर अवचेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया। इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी हमारी पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। अगर हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दबाव में रख रहे हैं। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। उसने बुरी आदत कैसे छोड़ी। जब बॉब जे मेरे पास आया तो वह बहुत निराश था। उसने मुझसे कहा, शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई है। मेरी पत्नी मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं करती है। वह मुझे अपनी बेटी से मिलने भी नहीं देती है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। मैंने पूछा, क्या आपने शराब छोड़ने की कोशिश की है। जाहिर है की है, उसने कहा, बहुत बार, और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं 2 सप्ताह तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ। यह भयंकर है। इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ। उसे एहसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत डालनी थी। बहरहाल इच्छाओं को दबाने की कोशिश से हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता के इस विचार ने उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में तालमेल बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है तो वह चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। वह जानता था कि हालांकि उसकी विनाशक आदत अब स्वचालित बन गई है, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है तो वह इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है। परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना छोड़ दिया है कि वह इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके विचार में कोई बाधा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ति। बॉब ने अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास किया और मनन की निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया। फिर उसने यह जानते हुए मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीर भरी कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके में इसे साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगते हुए स्वागत कर रही है और कह रही है, ओह डैडी, कितना अच्छा हुआ कि आप दोबारा घर लौट आए। नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वह इस तरह से बैठकर मनन करता रहा। ध्यान भटकने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने की आदत डाल ली। उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का दृश्य
जो बेटी की चहकती आवाज़ से जीवित था, इस सब से उसके दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग हो गई। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उसने इसे जारी रखा। वह लगा रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सवेर वह अपने अवचेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने चेतन मन को कैमरे की तरह मान सकता है, जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। इस सुझाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पूरा लक्ष्य यह बन गया कि वो अपने मन की तस्वीर की दृढ़ छाप छोड़े और उसे डेवलप करे। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन के डार्क रूप में डेवलप किया जाता है। केंद्रित ध्यान। बॉब समझ गया कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है, इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई मानसिक संघर्ष नहीं किया। उसने शांति से अपने विचारों को संतुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित किया, जब तक कि वह तस्वीर के साथ क्रमशः एकाकार नहीं हो गया। वह मानसिक माहौल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा। उपचार होने के बारे में कोई शंका ही नहीं थी। जब भी पीने की तलब लगती थी तो वह अपनी कल्पना को शराब के विचार से दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ लेता था। वह सफल था क्योंकि उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो फिल्म डेवलप कर रहा था वह अवश्य घटेगी। आज वह संयमपूर्ण जीवन जी रहा है, अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा, करियर में सफल और खुश है। उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। पिछले 3 महीनों से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रूथ बी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल्स के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता है, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूं, फिर आखिरी मिनट पर वे पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? आपको यह समस्या कब से आ रही है? मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के बीच से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज़ हुई थी? उसने त्योरियां चढ़ाई। मेरा यकीन माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के दांतों में तार लगवाए हों तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। मैं आग बबूला थी और उसके बाद मैंने पूछा। उसके बाद यह बार बार होने लगा, रूथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक ली। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, मैंने उससे कहा। मैंने समझाया कि दंत चिकित्सक के प्रति उसकी चीड़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया था कि उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में अनुबंध कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रूथ को समझ में आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मस्तिष्क नज़रिए को बदल ले। वह इस तरीके में मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती है। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूँ। मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है।
रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ ये मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम दैवी विधान से परिपूर्ण तक पहुँचते हैं। उसने यह प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी यह प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्द ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने के सभी विचार भूल चुकी थी। आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। मेरे साथ आओ, सुकरात ने जवाब दिया। वे इस लड़के को नदी तक ले गए, उसका सिर पानी में डुबा दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि लड़का हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे कहा, जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत थी? हवा की, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते समय हवा को चाहते थे तो वह तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह जब आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने की गहन प्रबल सच्ची इच्छा होगी, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। अगर आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है, या बॉस ने कितना अनुचित पक्षपात किया है, या किसी ने आपके साथ कितना घटिया काम किया है। जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता तथा दुर्भावना के चोरों को अपनी शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे। जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि है। महसूस करें कि शांति की नदी आपके भीतर इसी तरह प्रवाहित हो रही है। आपका विचार अमृत और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शांति पाने के लिए करते हैं। उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया? एलन एस एक प्रमुख पाठ्यपुस्तक वितरक का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। वह शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध चलता था। जब वह मुझसे मिलने आया तो निराश और चिड़चिड़ा था। उसे बिना गोलियों के नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत से अंदरूनी दर्द थे जिन्हें उसका डॉक्टर न तो पकड़ पा रहा था न ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वह बहुत शराब पीने लगा। जैसा हमें जल्दी ही पता चल गया, इस सब का कारण अपराध का उसका गहरा अवचेतन बोध था। वह जिस धार्मिक आस्था में पला बड़ा था वह उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान थी। उसकी धार्मिक आस्था विवाह की कसमों की पवित्रता पर बहुत जोर देती थी, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज़्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन और कोडीन लेता है, उसी तरह वह अपने मानसिक दर्द या घाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी है। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना किया, इस पर गौर से विचार किया और अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वह दिन में 3 बार इस प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा।
मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा है। ईश्वर मेरे भीतर मुस्कुराती शांति में विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य की किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। मेरा अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं अब हर स्थिति का सामना आस्था, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूँ। मैं अब इस आदत से पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने यह प्रार्थना दोहराई तो वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। वह क्या कर रहा था, इसके ज्ञान ने उसे आवश्यक विश्वास और आस्था दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे भी बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज़ सुनते थे और शब्दों के उच्चारण, कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्नों को मिटा देते थे जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। वह महीने भर में बदल गया। मानने से इनकार करना। अगर आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हैं तो इसे स्वीकार करें, बचने की कोशिश न करें। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। आपकी बीमारी एक अस्थिरता है, एक आंतरिक डर है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हों। अगर आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ यह घोषणा करते हैं, अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते कि शक्ति को कहाँ खोजना है। दरअसल आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं। आप अपने विश्वासों, रायों और प्रशिक्षण और माहौल के प्रभाव की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कंडीशन है। स्वतंत्रता के विचार बनाना। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाए। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से मुक्त कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने भीतर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। 51% उपचार। अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो चुका है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। जो भी विचार आप अपने दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं, आपका मस्तिष्क उसका विस्तार करता है। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। यह जान लें कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज़ उत्पन्न हो सकती है। आपने नाहक कष्ट नहीं उठाया है। बहरहाल कष्ट उठाते रहना मूर्खता है। अगर आप शराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारीरिक ह्रास होगा। महसूस करें कि अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है। हालांकि आपको मानसिक अवसाद हो सकता है, लेकिन आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके भीतर
भरी हुई है। यह प्रतिस्थापन का नियम है। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे सही तरह सहन करेंगे, जिस तरह माँ प्रसव पीड़ा को करती है, और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। शराबखोरी के कारण। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है। शराबी में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। व्यक्ति के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, स्थिर हो जाएं, मस्तिष्क को शांत कर लें, उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए। इस शिथिल, शांत, ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता हूँ। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुँचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज़्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वान गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। यह प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है, बधाइयाँ। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयाँ शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का घोतक है। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। लगातार करते रहें। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाए या चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए, तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के भीतर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा। लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन न निकल जाए और अंधेरा दूर न भाग जाए। अपने विचार की शक्ति की समीक्षा करें। नंबर 1, समाधान समस्या में निहित है। हर सवाल में इसका जवाब छिपा है। आपका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है जब आप इसे आस्था और विश्वास से आवाज़ देते हैं। नंबर 2, आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। नंबर 3, आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदतों के पैटर्न बनाते हैं जब तक कि यह आपके अवचेतन मन में खांचे नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं बन जाता। नंबर 4, आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। नंबर 5, जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में आस्था के साथ देखते हैं, यह उसे साकार कर देता है। नंबर 6, आपकी सफलता और उपलब्धि में एकमात्र बाधा आपका अपना विचार या मानसिक छवि है। नंबर 7, जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से इसे वापस लौटा लें। इसकी आदत डालने, इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। नंबर 8, आपका चेतन मन कैमरा है और आपका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर की छाप छोड़ते हैं। नंबर 9, इंसान के पीछे जो एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है वह डर का विचार है जिसे बार बार दिमाग में दोहराया जाता है। इस ज्ञान के साथ बदकिस्मती से पीछा छुड़ाएं कि आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे आप दैवी विधान में सुखद परिणाम तक पहुंचाएंगे। सुखद अंत की तस्वीर बनाएं और इसे विश्वास के साथ बनाए रखें। नंबर 10, नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है। जब बुरी आदत को छोड़ने की
आपकी इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज़्यादा बड़ी हो तो समझ लीजिए आपका 51% उपचार हो चुका है। नंबर 11, दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी खुद की वैचारिक और मानसिक सहमति न हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। नंबर 12, बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने का कारण नकारात्मक और विध्वंसात्मक चिंतन है। उपचार है स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के बारे में सोचना तथा उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना। नंबर 13, कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। नंबर 14, आपके अवचेतन मन का नियम जिसने आपको बंधन में रखा और आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। नंबर 15, आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई थी। अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। नंबर 16, अल्कोहलिज्म का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। नंबर 17, जब डर आपके मन का दरवाज़ा खटखटाए तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीज़ों को दरवाज़ा खोलने दें। थैंक यू, धन्यवाद।